फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था, कल के लेक्चर में पढ़ा था सीपीसीवी में डिफरेंस, सीपीसीवी में रिलेशन। उसके दो तरीके देखे थे हमने कि किस किस तरीके से हम सीपीसीवी को निकालते हैं। तो एक तो हमने छोटा तरीका किया था और एक ने लॉन्गर तरीका किया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था जूल्स लॉ। हमने पूरा समझ लिया था कि कैसे क्या करते हैं इसके अंदर। आज बाकी का रिमेनिंग करते हैं। जो हमने रिलेशन कल जीरो लिखा था उसको आज हम जीरो प्रूव करेंगे। तो हमने क्या किया था, इस गैस को वैक्यूम में लेकर गए थे। वैक्यूम में लेकर गए थे मतलब डीडब्ल्यू बराबर क्या लिखा, जीरो। कैसे लेकर गए थे, एडियाबैटिक में मतलब डीक्यू भी जीरो। दूसरे तरीके से किया था तो डीक्यू भी जीरो। इसमें कोई चेंज नहीं होता टेंपरेचर में, तो डीटी भी कितना लिखा, जीरो लिखा। अरे लिखा कि नहीं लिखा। अब आपको बताओ dt बराबर जीरो का मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया। अरे कौन सा प्रोसेस हो गया भाई, समतापी प्रक्रम हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। आइसोथर्मल प्रोसेस की बहुत सारी कंडीशन होती है और उन कंडीशंस में से एक कंडीशन ये भी होती है कि d बराबर भी क्या होता है, जीरो। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता। ठीक, अगर ये बात आपको यहां से समझ नहीं आती तो मैंने दूसरा तरीका बताया था, आपको देख लेना। ऐसे करके Cv बराबर dE अपॉन dt, इसको इधर लेके जाओगे तो dt जीरो, तो dE भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां से हमने dE भी क्या कर दिया, जीरो कर दिया। इतनी सारी क्वांटिटीज तो हमने देख कर ही बता दी कि dW जीरो, dQ जीरो, dt जीरो, dE जीरो, हमें सब पता था, इसमें हमने बता दी। अगर हमें पहले का ज्ञान नहीं होगा तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बता सकते। तो हमें पहले का पता होना चाहिए, पूर्वजों के बारे में पता होना चाहिए। जो प्रीवियस लेक्चर्स है वो इनके क्या है, पूर्वज। उनके क्या है भाई, वो पूर्वज है। तो पूर्वजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। प्रीवियस लेक्चर नहीं पता है तो जाके देखिएगा, उनमें मैंने सब कुछ करवा रखा है। अब आगे देखो, माना कि जो इंटरनल एनर्जी है और मैंने फंक्शन माने किसका, टी का और वी का। यहां से डीई निकालेंगे तो जाना कितनी बार निकाल लिया हमने। अरे पहले टी के लिए किया तो v कांस्टेंट, ठीक। अगर हम v के लिए करेंगे तो v किसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, t को। और वैसे करते थे कि नहीं करते थे, करते थे। अब हमें पता डीई भी जीरो। अरे देखो इधर की तरफ, डीई जीरो, डीटी भी जीरो। जब ये दोनों जीरो तो हुआ क्या, अरे हुआ क्या, देखना जरा ध्यान से। इधर की तरफ जीरो आया, ये जीरो लिखा मैंने। जैसे इसको जीरो करूंगा, या लिख दो पहले एक बार, लिख दो, ऐसा करो एक बार लिख दो ताकि आप लोगों को समझ में मस्त तरीके से आए। देखो हर चीज को समझ के करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हमने इन दोनों को लिख दिया। ये लो भाई, अब ये गया तो हमारे पास सिर्फ कितना बचा, इतना बचा, डेल ई अपॉन डेल टी एंड कांस्टेंट डी बराबर जीरो। इतना बचा। दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जीरो है, दो राशियों का गुणा जीरो है। अब यहां से देखो, इसका आयतन v1 होता है तो इसका आयतन कितना होता है, v2 होता है। इसका वॉल्यूम v1 और इसका v2। यहाँ पर साफ है कि v1 नॉट इक्वल टू क्या होता है, v2 होता है। ये गिवन होता है हमें, ये v1 तो ये v2, v1 नॉट इक्वल टू v2। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो क्या इनका डिफरेंस जीरो आ सकता है क्या, कभी भी नहीं आ सकता। आई बात सामने, ये दोनों बराबर होंगे तो ही डिफरेंस जीरो होगा। बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये dv नॉट इक्वल टू जीरो। dv नॉट इक्वल टू जीरो तो किसको जीरो, ये टोटल जीरो, ये जीरो हो नहीं सकता। तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि भैया ये नहीं जीरो तो अब मुझे तो जीरो होना ही पड़ेगा। तो यहाँ से जो ये है, ये कितना मिल गया हमें, जीरो मिल गया। बोलो इसी को हमने कल जीरो किया था क्या, अरे हमने इसी को कल जीरो किया था क्या, इसी को किया था। जाकर देख लो किसी को नहीं पता हो तो। मैंने डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट को क्या लिखा था, जीरो लिखा था। ये सिर्फ किसके लिए होता है, आदर्श गैसों के लिए होता है। आदर्श गैसों के लिए ही ऐसा होता है, मतलब
आइडियल केसेस के लिए ऐसा होगा, रियल के लिए ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन सुनो, बड़े ध्यान से सुनना। एक चीज और, इसे कहते क्या है भाई, इसे कहा जाता है जूल कोएफिशिएंट, जूल गुणांक कहा जाता है इसे। आई बात समझ, ये कहना था क्या है, जूल्स कोएफिशिएंट या जूल गुणांक। ठीक, ऐसा सिर्फ किसके लिए होता है, आदर्श केसों के लिए, आइडियल केसों के लिए। रियल के लिए ऐसा क्यों नहीं होता, सुन लो भाई ध्यान से। देखो भाई यहां पे किया क्या, ध्यान से समझना, अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगा और ये बार बार परेशान करेगा आपको। इसकी जगह कोई और भी दे सकता है, और तो ध्यान से समझ लोगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। मैंने किया क्या है भाई, इस आयतन को चेंज किया है, टी को कांस्टेंट करके आयतन को चेंज करने से इस बी में कितना चेंज हुआ ये बता क्या रहा है। मैं पहले तो वो सुनो कि स्थिर ताप पर dB को बदलने पर इस BE में कितना चेंज हुआ, वो चीज जीरो है। इसके लिए आदर्श केसों के लिए इसको पढ़ने का तरीका क्या हुआ, स्थिर ताप पर आयतन को परिवर्तित करने पर BE में होने वाला परिवर्तन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और चेंजिंग dB, इस dB को चेंज करने पर इस B में कितना चेंज होता है, इस क्वांटिटी को बताता है ये चीज। और ये जो चेंज है वो आदर्श केसों के लिए जीरो है, मतलब B को बढ़ाने पर या घटाने पर इस E में कितना चेंज हुआ, इसको डिक्रीज इंक्रीज करने पर इस E में कितना परिवर्तन हुआ, कितना चेंज हुआ, उस चीज को बताता है। अब देखो E क्या होती है, E होती है आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा का मतलब इंटरनल एनर्जी होती है। ये कौन सी ऊर्जा होती है, तो सुनो, किसी मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन के कारण मतलब कंपन के कारण, रोटेशन मतलब घूमने के कारण, अट्रैक्शन आदि के कारण जो एनर्जी होती है, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी मतलब कोई भी, उसमें वाइब्रेशन से, रोटेशन से और अट्रैक्शन से पास के अपनी भाई कोई भी मॉलिक्यूल होगा वो अकेला तो होगा नहीं, उसके पास में दूसरे उसके साथी भी होंगे सही, उसके फ्रेंड्स भी होंगे सही। जैसे कोई भी पदार्थ बनता है तो एक परमाणु से मिलकर बनता है क्या, मतलब एक एटम से मिलकर बनता है क्या, हजारों लाखों एटम से मिलकर बनता है, हजारों लाखों परमाणु से मिलकर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी पदार्थ बनता है। तो एक के पास और होते ही है, ठीक है। तो किसी अणु के कंपन के कारण, घूर्णन के कारण, अट्रैक्शन के कारण जो उसकी एनर्जी होती है, उस एनर्जी को कहा जाता है आंतरिक ऊर्जा। किसी मॉलिक्यूल के रोटेशन से, वाइब्रेशन से, उसके अट्रैक्शन से जो एनर्जी होती है, इन सब की जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। यहाँ फिलहाल हम कौन सी, यहाँ फिलहाल हम किस पर बात करेंगे, अट्रैक्शन पर बात करेंगे। आई बात समझ में। अब ये भी मैंने बताया इसमें रोटेशन भी होगा, वाइब्रेशन भी होगा और अट्रैक्शन भी होगा, वाइब्रेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा। तो हम फिलहाल किस पर बात कर रहे हैं, सिर्फ अट्रैक्शन पर बात कर रहे हैं, आकर्षण पर बात कर रहे हैं। मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी तो है सही, लेकिन दूसरे वर्ष में मैं क्या कह सकता हूं कि इस आयतन को परिवर्तित करने पर इस आकर्षण में पी क्या बता रहा है, अट्रैक्शन को बता रहा है, आकर्षण को बता रहा है। बीबी को चेंज करने पर इस आकर्षण में मतलब आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ। अब देखना ध्यान से, आइडियल केसों में क्या अट्रैक्शन फोर्स लगता है क्या, अरे आकर्षण होता है क्या उनमें, नहीं होता। अगर अट्रैक्शन ही नहीं है तो मान कितना आएगा, काय की वृद्धि। पहले तो जरूरी क्या है, होना चाहिए, फिर बाद में देखेंगे हम वृद्धि तो इंक्रीज तो बाद में देखनी है, पहले उसका एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में। ये वही वाली चीज है कि किसी इंसान के बारे में जानना चाहिए, हमें किसी इंसान के बारे में जानना है, लेकिन पहले वो इंसान तो हो। आई बात, मुझे राम नाम का इंसान चाहिए, लेकिन मुझे ये तो पता लगाना पड़ेगा कि भाई राम नाम का इंसान इस दुनिया में है क्या, अगर होगा तो ही मैं उसके बारे में जान सकता हूँ। वही वाली चीज है, पहले अट्रैक्शन होना चाहिए, तब जाकर आप देखोगे कि उसमें कितनी वृद्धि हुई, कितनी इंक्रीज हुई। तो इनमें अट्रैक्शन होता ही नहीं है तो काहे की वृद्धि, काहे की इंक्रीज,
मान कितना आएगा, 0 आएगा। अब रियल गैसों में बताओ, मैंने कहा था रियल गैसों के लिए 0 नहीं होता, बताओ क्या उनमें अट्रैक्शन होता है क्या? तो आंसर है होता है। जब अट्रैक्शन है तो वहां पे वृद्धि भी होगी। अरे गैसों का आयतन बढ़ता है घटता है, होता है कि नहीं होता? बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, ऐसा आपने फर्स्ट ईयर में देखा होगा। ठीक, तो उनमें वॉल्यूम को चेंज करने पर अट्रैक्शन बनेगा। ज्यादा पास में है तो ज्यादा अट्रैक्शन, ज्यादा दूर है तो कम अट्रैक्शन। अट्रैक्शन बदला मतलब इसका मान 0 नहीं होगा। किसके लिए? रियल गैसों के लिए। आई बात समझ में? अरे आई नहीं है बात समझ। तो आदर्श गैसों के लिए 0, रियल गैसों के लिए या वास्तविक गैसों के लिए इसका मान कितना होता है? नॉन जीरो होता है। लेकिन है ना, एग्जाम में पूछा जाता है, वो दे देता है वास्तविक गैसों के लिए जूल गुणांक का मान कितना होता है, तो हमको क्या लिखना है? नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक, ये किसके लिए होता है भाई? रियल गैसों के लिए, वास्तविक गैसों के लिए। ये क्यों होता है? क्योंकि इनमें फ्रिक्शन पाया जाता है। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, देखता हूं कौन बता पाता है। मैं तो कल के लेक्चर में बताऊंगा आपको। ठीक, मैंने सारा समझा दिया ये होता क्या। अब आपको बताना है 200 में इसका मान कितना होगा। आई बात समझ? सॉलिड्स में इस जूल गुणांक का मान कितना होगा। ठीक, ये आपको ये कमेंट करके आंसर करना है। देखता हूं कौन बच्चा कमेंट करता है, सभी को करना है। ठीक, फिलहाल इसको लिखो। इतना हमने कर लिया था, इतना हमने कर लिया था, ये शायद हमने नहीं किया था, तो इसको भी कर लेना बदल में। ये मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। और लिखो करने के बाद, माना की आंतरिक ऊर्जा, माना की आंतरिक ऊर्जा, माना की आंतरिक ऊर्जा ताप आयतन का फलन है। माना की आंतरिक ऊर्जा ताप आयतन का फलन है, ताप आयतन का फलन है। अब लिख लो पूरा, बिल्कुल नीचे तक आ जाओगे, यहां तक करना है, यहां तक। जल्दी कर लो, आप लिखो सपोज इंटरनल एनर्जी इज, सपोज इंटरनल एनर्जी इज function of temperature and volume, function of temperature and volume। ठीक, कर लो फटाफट से, पॉज करके कर लेना भाई। लिखो उसके नीचे उपरोक्त जूल गुणांक कहलाता है, उपरोक्त जूल गुणांक कहलाता है। आदर्श गैसों के लिए इसका मान सदैव 0 होता है, आदर्श गैसों के लिए इसका मान सदैव 0 होता है, इसका मान सदैव 0 होता है। वास्तविक गैसों के लिए जूल गुणांक का मान, वास्तविक गैसों के लिए जूल गुणांक का मान 0 नहीं होता, जूल गुणांक का मान 0 नहीं होता। आप लोग लिखो above is called joule coefficient, above is called joule coefficient for ideal gases, for ideal gases its value is 0, for ideal gases its value is 0। नेक्स्ट लाइन से लिखो for real gases its value is non-zero, for real gases its value is non-zero। ठीक, अब नीचे लिखो डेल ई अपॉन डेल टी, इसी को लिखना है। तो मैंने समझाया था ना आप लोगों को, वो चीज लिखवाना होगा। डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, एट कांस्टेंट टी आकर्षण को प्रदर्शित करता है, आकर्षण को प्रदर्शित करता है।
आकर्षण को प्रदर्शित करता है, अतः इसे आंतरिक दाब भी कहते हैं। इसे आंतरिक दाब भी कहते हैं। आप लोग भी लिख लो, डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट T represents attraction, so it is called internal pressure, अब मैंने इसको इंटरनल प्रेशर क्यों बोला भाई, आपको पता है फर्स्ट ईयर से हमने जो रियल गैसों को बना था वान डेर वाल्स के अंदर, जब हमने दाब निकाला था तो पीछे से कुछ मॉलिक्यूल क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। उस आकर्षण के परिणाम स्वरूप उनका दाब निकल कर आएगा। याद है, किसी को याद होगा किसी को नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं मैंने इसको आंतरिक दाब क्यों बोला। वान डेर वाल्स गैसों में अट्रैक्शन लगता है, जब कोई भी मॉलिक्यूल पात्र से जाके टकराता है, उसकी वॉल से हिट करता है, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स उसको खींचते हैं अपनी तरफ। उसके कारण से उसका जो दाब होता है वो चेंज हो जाता है, या उस कारण से उसका परिणामी दाब निकलता है। उसका जो प्रेशर है वो उन्हीं के कारण निकलता है, प्रेशर उसके कारण निकला है। इस वजह से इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं या इसको मान सकते हैं, क्या आंतरिक दाब भी कहा जा सकता है, क्योंकि गैसों का दाब जो होता है उनकी आकर्षण का परिणाम होता है। आई बात समझ में, उनके आकर्षण से वो काफी ज्यादा प्रभावित होता है। इस वजह से मैंने इसको क्या बोला है, आंतरिक दाब भी इसको बोला जा सकता है, इंटरनल प्रेशर। ये सीधा सीधा अट्रैक्शन से रिलेटेड है भाई। अब जिसको फर्स्ट ईयर की बात पता होगा उसको बेटर समझ में आया होगा। ये कहां पर मिलेगा आपको, वान डेर वाल्स के अंदर सेकंड चैप्टर में, फिर भी मैंने बता दिया आप लोगों को। ये हो गया हमारा जूल का नियम, ठीक। अब हम बात करेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट पर। जूल थॉमसन प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। जूल थॉमसन प्रभाव, जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट, ठीक। देखो होता क्या है, जब किसी गैस को हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर किसी सरंध्र पात्र से प्रवाहित किया जाता है, तो उसके दाब में कमी प्रेक्षित होती है। इस प्रभाव को कहा जाता है जूल थॉमसन प्रभाव। किया क्या है हमने, एक गैस ली, उसको उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, आई बात समझ में, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित करना है। गैस को इस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर लेकर जाना है, तो ऐसा करने पर, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, सरंध्र पात्र होना चाहिए। किसी सरंध्र पात्र के द्वारा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित करते हैं, तो गैस के दाब में कमी प्रेक्षित होती है। इस प्रभाव को कहा जाता है जूल थॉमसन प्रभाव। ठीक, इंग्लिश में क्या हो जाएगा भाई, जब किसी गैस को हाई प्रेशर टू लो प्रेशर किसी पोरस प्लग से, किसी ये क्या है पोरस प्लग, किसी पोरस प्लग के द्वारा हम एक्सपेंस करते हैं, प्रवाहित करते हैं, फ्लो करते हैं, तो उसके टेम्परेचर में डिक्रीज हो जाती है। इस इफेक्ट को कहा जाता है जूल थॉमसन इफेक्ट। करना कुछ नहीं है, एक तरफ हाई प्रेशर होना चाहिए, एक तरफ लो प्रेशर होना चाहिए, उच्च दाब निम्न दाब, बीच में क्या होना चाहिए, सरंध्र पात्र, मतलब पोरस प्लग। पोरस का मतलब जिसमें बीच में छेद बने हुए छोटे छोटे, ऐसा पात्र या ऐसा स्लिट लगानी है जिसमें बीच में क्या बने हो भाई, चित्र बने हो। ऐसे करके मैंने स्लिट लगाई, तो यहाँ पर छोटे छोटे स्मॉल से क्या होने चाहिए, उसमें होल्स होने चाहिए। इस तरह की होल वाले पात्र को यहाँ पर लगाना है आपको। ऐसे पोरस
प्लग को लगाना है, उस प्लग के द्वारा ऐसा करके प्रवाहित करोगे आप गैस को, तो उसके टेम्परेचर में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस प्रभाव को कहा जाता है जूल थॉमसन प्रभाव, जूल थॉमसन इफेक्ट कहा जाता है इसे। आई बात समझ में? तो लिखो फटाफट से। जब किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, जब किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर किसी सरंध्र पात्र से प्रवाहित किया जाता है, तो किसी सरंध्र पात्र से प्रवाहित किया जाता है तो गैस के ताप में कमी प्रेक्षित होती है, गैस के ताप में कमी प्रेक्षित होती है। इस प्रभाव को जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। ठीक, आप लोग लिखो, when any gas is flown from high pressure to low pressure, high pressure to low pressure through porous plug, when any gas is flown from high pressure to low pressure through porous plug, then temperature of gas decreases, temperature of gas decreases, temperature of gas decreases. This effect is called Joule-Thomson effect. Joule-Thomson effect. ये बात समझ में। अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल पर कि जूल-थॉमसन प्रभाव का सिद्धांत क्या होता होगा, किस सिद्धांत पर जूल-थॉमसन प्रभाव काम करता है भाई। आई बात समझ में। चलो चलते हैं इस पर। माना कि मैंने इस प्रकार का एक अरेंजमेंट लिया, बीच में क्या लगा दिया, सरंध्र पात्र या पोरस प्लग लगा दिया, एक तरफ मैंने हाई प्रेशर रखा, एक तरफ लो प्रेशर रखा, और इनके वॉल्यूम और टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी कुछ इस प्रकार से P1 V1 T1 E1, इधर V2 V2 T2 E2 है। अब हमें क्या करना है, गैस को यहां से यहां पर ले जाना है, मतलब इस A पार्ट से गैस को कहां ले जाना है, इस A वाले पार्ट से गैस को कहां लेकर जाना है, B वाले पार्ट में, A से B में लेकर जाना है। ठीक, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इस पिस्टन को दबाना पड़ेगा। जैसे जैसे पिस्टन को दबाओगे वैसे वैसे गैस यहां से निकलेगी और किसके अंदर चली जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी। तो पहले तो गैस का क्या होगा, संपीड़न, फिर इधर की तरफ क्या हो जाएगा गैस का प्रसार, इधर तो कंप्रेशन हो जाएगा, कंप्रेशन, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन। ये कंप्रेशन और ये एक्सपेंशन। तो हमें दो तरह के वक्र निकालने पड़ेंगे। माना कि इधर का कितना हो जाएगा W1 और इधर का कितना हो जाएगा W2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो होगा वो V1 होगा, जैसे जैसे घटाओगे इसको पिस्टन को नजदीक लाओगे V1 घटेगा डिक्रीज होगा और यहाँ पर आकर कितना हो जाएगा V1 0 हो जाएगा। इधर की तरफ देखो, जब गैस बिल्कुल यहाँ होगी तो यहाँ से वॉल्यूम कितना होगा 0, जैसे जैसे पिस्टन मैंने वहां बना रखा है लेकिन मैंने यहाँ चिपका होगा, और जैसे जैसे गैस आएगी वैसे वैसे पिस्टन दूर जाता जाएगा।
तो पहले 0 होगा यहाँ पर बिल्कुल, जैसे जैसे इधर बढ़ेगा 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 आयतन इसका या वॉल्यूम बढ़कर कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा। तो इधर की तरफ लिमिट v1 से 0 चलेगी, आई बात समझ में, इधर की तरफ लिमिट 0 से v2 चलेगी। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये तो मैंने कंडीशंस मान ली, यहां से यहां लेकर जाना है, इस सरल पाथ लगा दिया, ये पोरस प्लग लगा दिया। अब लिमिट हमें डिफाइन करनी, मैंने पहले बता दिया आपको, जब ये यहां का पिस्टन तो पूरा का पूरा वॉल्यूम काउंट होगा, माना कि कितना है v1 है। जैसे जैसे इधर जाएगा डिक्रीज होगा, घटेगा 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 घटेगा, जैसे पिस्टन से चिपकेगा, ऐसे करके पिस्टन से चिपकेगा तो घटकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिक्रीज होगा। जब पिस्टन, ये जो पिस्टन है स्टार्टिंग बिल्कुल यहां चिपका होगा, जैसे ही इधर से जाएगी ना पिस्टन दूर जाएगा 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 और यहाँ पर जाकर रुक जाएगा। तो जब ये पिस्टन यहाँ होगा तो वॉल्यूम कितना रहेगा, 0 रहेगा। जैसे जैसे गैस आती जाएगी ऐसा वैसे पिस्टन किसके ना डिस्प्लेस होगा 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 और कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा और वॉल्यूम इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा। बात तो समझ में आई। इधर का माना कि w1, इधर का w2, इधर की तरफ एक्सपेंशन, सॉरी इधर की तरफ क्या होगा, संपीड़न या कंप्रेशन, और इधर की तरफ क्या होगा, एक्सपेंशन या प्रसार। तो वही निकालते हैं। पहले इस वाले भाग में किया गया कार्य, मतलब संपीड़न में किया गया कार्य, माना कि कितना है, w1 है, मैंने निकालने का तरीका बताना है, माइनस ओ क्या आता है, pdv, लिमिट कहां से कहां, v1 से कहां पर गया है, 0 पर, लिमिट बता दी थी हमने। इधर की तरफ प्रेशर कितना चल रहा है, p1 चल रहा है, ठीक। अब तो वो दीजिए, p1 को आप बाहर लेके आ जाओ, ये हो गया v1 0, ये हो गया dv, सोल्व कर लोगे आप इसको तो आपको क्या मिलेगा, ये v मिलेगा, v1 से 0, और अच्छे से सोल्व कर लोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, सॉरी v1, और ये कितना मिल जाएगा, 0 माइनस v1। अब 0 का तो कोई मीनिंग ही नहीं होता, यहां से w इज इक्वल टू क्या कर सकता हूं मैं भाई, p1 बोलो आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ये w1 का मान है क्या, मतलब इस वाले पार्ट में इतना कार्य किया गया, कितना वर्क डन हुआ, इसमें कितना वर्क डन हुआ भाई, जरा ये निकाल लेते हैं, ये w2 हो गया, माइनस हो कितना हो गया, pdv, कहां से कहां लिमिट, 0 से v2, होगी बात। प्रेशर कितना है भाई, इधर की तरफ p2 प्रेशर है, ये w2 इधर की तरफ से ये माइनस p2 बाहर आ गया, ये हो जाएगा dv, और ये 0 से v2, लिमिट पुट कर करा के जब आप सोल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा भाई, v2 में से 0 का तो 0 आएगा, तो कितना आंसर हो गया भाई, w2 बराबर इतना होगा। टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन, कुल कार्य, कुल किया गया कार्य कैसे आएगा भाई, माना कि कुल किया गया कार्य कितना हो, W हो, W तो W बराबर कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2 हो जाएगा, यहां से W बराबर पुट कर दो, ये हो जाएगा P1 V1 प्लस ये P1 V1, और ये क्या हो गया, प्लस करोगे तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा P2 और V2। बोलो आंसर आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोलो आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो टोटल कार्य कितना हो गया, इतना हो गया, आई बात समझ में। अब देखो एक कंडीशन हो रहे, हमने गैस को यहां से यहां तो लेकर गए, लेकिन किस फॉर्म में लेकर गए हम, एडियाबैटिक वे में, रुद्धोष्म तरीके से। जैसे ही मैंने रुद्धोष्म को बोला, बताओ dq कितना हो गया, 0 हो गया, आई बात समझ में। जब गैस को यहां से यहां की तरफ प्रसारित कर रहे थे, यहां की तरफ फ्लो कर रहे थे, तो हमने कौन सा वे रखा, एडियाबैटिक वे रखा, रुद्धोष्म तरीका रखा, रुद्धोष्म तरीके से लेकर गए, तो dq बराबर कितना मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। अब लगा दो ऊष्मागतिकी का पहला नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ TdS, फर्स्ट लॉ ऑफ TdS लगाओ भाई, कितना होता है, dq इज इक्वल टू de माइनस
dw। बोलो इतना होता है कि नहीं होता? सिंस dq तो क्या है? 0। नीचे क्या लिखो? रुद्धोष्म प्रकरण, रुद्धोष्म प्रकरण मतलब एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस आई बात समझ में? हो गया मामला? इधर की तरफ देखो तो ये 0 और ये कितना हो गया? dE माइनस dw। अब देखो यहाँ पर w है, यहाँ पर dw, लेकिन इनका मीनिंग समझो। यहाँ ये dw क्या बता रहा है? किया गया कार्य, वर्क डन। यहाँ w भी क्या बता रहा है? किया गया कार्य। बस रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। यहाँ पर dw से रिप्रेजेंट किया है हमने और यहाँ पर किसे रिप्रेजेंट किया है भाई? w से। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये भी किया गया कार्य मतलब वर्क डन, ये भी किया गया कार्य मतलब वर्क डन। बस यहाँ पर dw से रिप्रेजेंट कर रखा है और यहाँ पर w से हमने दिखा रखा है, तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो यहाँ से सीधा वहां का क्रम कहाँ रख देंगे? यहाँ पर रख देंगे। तो रख दो भाई जरा वहां, ठीक रखो। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 कर दो भाई। कितना हो जाएगा? 0। इसको मैं इधर की तरफ कर दूं तो मैंने क्या कर दिया? कुछ इतना कर दिया। ये dE माइनस वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा p1 v1 माइनस हो जाएगा p2 v2 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? अब देखो d का मतलब यहाँ पे क्या है? डिफरेंस, अंतर। और अंतर है, डिफरेंस है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे इन दोनों को घटाऊंगा, माइनस करूंगा तो मुझे अंतर ही तो मिलेगा। d का मतलब स्मॉल अंतर, छोटा अंतर। पहले भी किया था हमने ऐसा, याद है? तो मैंने इसको कुछ ऐसा कर दिया, ठीक। ये बॉक्स इधर की तरफ, इसको इधर की तरफ इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब 2 को 2 के पास, 1 को 1 के पास लेकर जाओ, ये हो जाएगा 2 प्लस v2 v2, ठीक। ये माइनस माइनस, माइनस को कॉमन कर लो, इसको बॉक्स में डाल दो। माइनस को कॉमन कर लिया तो कितना जाएगा? e1 p1 v1 इज इक्वल टू 0। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छी बात है, आने दो, आना भी चाहिए। v नॉट है h इज इक्वल टू क्या होता है? e प्लस pv होता है। अब ये 1 1 1 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 2 2 2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 है। अरे पहले भी किया था ना सेम टू सेम काम, याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो फाइनली क्या लिखा जा सकता है कि ये h2 माइनस h1 बराबर 0, ठीक। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि डेल्टा h बराबर क्या हो गया? 0। या फिर अंतर छोटा हो, डिफरेंस छोटा हो, तो इसको मैं dh बराबर 0 भी कर सकता हूँ। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, ठीक। तो h2 माइनस h1 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, अंतर कर लिया, डेल्टा h बराबर 0 तो dh बराबर 0। तो हमने देखा, क्या देखा कि इस पूरे प्रक्रम में जो डेल्टा h है वो ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब इस डेल्टा h में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 0 रहेगा ये हमेशा। मतलब इसकी जो एंथैल्पी है, यहाँ से डेल्टा h का 0 आना किस बात को बता रहा है? कि डेल्टा h नहीं बदला, पहले बदला तो बाद में भी उतना है, मतलब पहले जितना रहेगा बाद में भी हमें उतना ही मिलेगा। h परिवर्तित नहीं हुई, परिवर्तन नहीं हुआ, तो मतलब इस पूरे प्रक्रम में जो h है वो क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। आई बात समझ में? तो कहा जा सकता है कि इस प्रभाव के अंदर एंथैल्पी हमेशा नियत रहती है, एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। और ये किया कैसे जाएगा? रुद्धोष्म तरीके से। रुद्धोष्म मतलब एडियाबेटिक। तो d के बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई नहीं आई बात समझ में? अगर बात समझ में आई है तो फटाफट से डायग्राम बनाओ।
बताइएगा वीडियो पॉज करके, लिखो इसके नीचे, डायग्राम के नीचे लिखो फटाफट से। Suppose initial condition of gas, suppose initial condition of gas is P1 V1 T1 E1. Initial condition of gas is P1 V1 T1 E1. And final condition of gas is P2 V2 T2 E2. P2 V2 T2 E2. Then work done in compression. Then work done in compression. Work done in compression. लिख लो भाई यहाँ तक इक्वेशन नंबर 1 तक। और आप लोग लिखो माना कि गैस की प्रारंभिक स्थिति P1 V1 T1 E1 है, P1 V1 T1 E1 है तथा गैस की अंतिम स्थिति P2 V2 T2 E2 है, तब गैस को संपीड़ित करने में किया गया कार्य कर लो भाई यहां तक आप लोगों ने कर लिया होगा, लिखो 1 के नीचे। नाउ वर्क डन इन एक्सपेंशन पूरा कर लो भैया यहां तक कर लो जल्दी से। आप लोग लिखो कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके करना, पता है आप लोगों को। लिखो इसके नीचे प्रसार में किया गया कार्य लिख लो भाई कंप्लीट यहां तक, प्रसार में किया गया कार्य। ठीक, पॉज करके कर लेना, यहां बना दो फटाफट से। इसके नीचे लिखो अतः एंथैल्पी नियत रहती है, यह जूल थॉमसन प्रभाव का सिद्धांत है। अंडरलाइन कर लेना इसको, सिद्धांत को। यह जूल थॉमसन प्रभाव का सिद्धांत है। आप लोग लिखो it's clear enthalpy is constant. Enthalpy is constant. This is principle of Joule-Thomson effect. ठीक, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जूल-थॉमसन इफेक्ट, जूल-थॉमसन प्रभाव का सिद्धांत क्या है, तो आपको ये डेरिवेशन करना है उसके अंदर थोड़ा। बाकी कल पढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करना भाई, कल पढ़ते हैं बाकी।